त्रिभुज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है। जैसे पहली डेफिनेशन है केंद्रक की। केंद्रक या सेंट्रोइड। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको बोलते हैं अपन केंद्रक। ठीक है, ये अपन का ट्राइंगल है ABC। इसकी पहली माध्यिका है AD, दूसरी माध्यिका BE और तीसरी CF। माध्यिका का मतलब है कि शीर्ष A से सम्मुख भुजा का जो मध्य बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा। ठीक है, अब केंद्र कहाँ पर होगा? तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब G पर। अब कोई भी माध्यिका हो, जैसे माध्यिका है AD, इस माध्यिका AD को केंद्रक G 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। जितनी भी माध्यिकाएं होंगी इन सभी माध्यिकाओं को केंद्रक 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अगर अपन के पास में A, B, C तीनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट हो, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और C का x3 y3, तो ABC का केंद्रक अपन इस तरीके से दे सकते हैं। केंद्रक का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2 + y3/3, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा आता है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र की परिभाषा समझने से पहले अंतःवृत्त को समझो। जैसे ये अपने पास ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल के अंदर अपन एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो इस सर्कल को बोलते हैं अपन अंतःवृत्त। ठीक है, इस अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा वो होगा अंतःकेंद्र। ठीक है, एक और डेफिनेशन है इसकी। देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है तथा त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र को अंतःकेंद्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा है त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। अंतःकेंद्र जहाँ होगा वहीं त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु भी होगा। कोणों के अर्धकों से मतलब ये है कि शीर्ष A पर एंगल A बनेगा। इस एंगल A को आधा करने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे अपन कोण अर्धक। ठीक है, इसी तरीके से एंगल B को आधा करने वाली जो लाइन होगी वो B एंगल B का अर्धक हो जाएगी। इसी तरीके से एंगल C को आधा करने वाली जो लाइन होगी वो C का अर्धक हो जाएगी। और ये तीनों लाइनें भी वहीं पर जा कर के मिलेंगी जहाँ पर अंतःवृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, अब इस चित्र से देखो, इतने खास ज़रूरी तो नहीं है पर कभी कभी इनसे भी रिलेटेड छोटे मोटे सवाल बन जाते हैं। अगर इन अनुपातों से लेकर के कोई सवाल बनेगा तो वो मुश्किल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत याद रख लेना सही है। BD अनुपात DC। अब इनको ऐसे याद रखो कि BD कहाँ पर है? BD अनुपात DC एक साइड के जो अनुपात होंगे। D क्या है यहाँ पर? A का कोण अर्धक जो कि कहाँ से जा करके मिल रहा है? I से जाते हुए D पे मिल रहा है। ठीक है, तो BD अनुपात DC बराबर C अनुपात B, बची हुई जो दोनों साइड है उनके अनुपात। ठीक है, इस तरीके से CE अनुपात EA क्या हो जाएगा? A अनुपात C। ठीक है, और AF अनुपात FB क्या हो जाएगा? B अनुपात A। ठीक है, AF ले रहे हैं तो इधर की साइड की लंबाई ले लेंगे। अच्छा, त्रिभुज के जो नामकरण होते हैं ये अपन तरीके से करते हैं, जैसे इस तरीके से। जैसे ये ट्राइंगल है अपना, यहाँ पे अपन ने A लिखा, यहाँ पे B लिखा और यहाँ पे C। अब ये जो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c है ये यहाँ पर भुजाओं की लंबाई है। पर ऐसे नहीं करते अपन कि a जो लंबाई है ये किसी भी भुजा को दे दें। शीर्ष A के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल है, शीर्ष B के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल b, शीर्ष C के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल c। एंगल A अपन उसको बोलेंगे जहाँ पर A शीर्ष है, एंगल B अपन उसको बोलेंगे जहाँ पर B शीर्ष है, एंगल C अपन उसको बोलेंगे जहाँ पर C शीर्ष है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी अपन इन अनुपातों को भी और देख लेना। ठीक है, जैसे अपन ने केंद्रक का देखा था कि अगर अपने पास में ABC शीर्षों के कोऑर्डिनेट हो तो केंद्रक के ये कोऑर्डिनेट होते हैं। उसी तरीके से अगर अपने पास में ABC शीर्षों के कोऑर्डिनेट हो तो अंतःकेंद्र के ये कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, याद रखना है। अब है त्रिभुज का बहिष्केंद्र।
त्रिभुज का बहिष्केंद्र भी कुछ कुछ अंतः केंद्र के जैसा ही है, बस अंतः केंद्र में जो सर्कल है तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वो अंदर बनता है, और बहिष्केंद्र में तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला बाहर बनता है। ठीक है, चित्र से उतना समझ में नहीं आएगा, एक बार ऐसे देख लो। जैसे ये अपना ट्रायंगल है अब हम त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला सर्कल बनाना आसान काम है, बना सकते हैं अपन, लेकिन मैं त्रिभुज के बाहर एक ऐसा सर्कल बनाऊं जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो ऐसा कैसे संभव है? देखो ए, बी और सी, बहिर्वृत्त बनाने के लिए अपन कोई भी एक साइड लेते हैं। ठीक है, शीर्ष ए के सामने वाली मैंने साइड ली ए, इसकी लंबाई ए। इसके अलावा ये जो दोनों साइड हैं इनको मैं बढ़ी हुई लूँगा। ठीक है, अब एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो त्रिभुज की ए को स्पर्श करे और इन दोनों बढ़ी हुई भुजाओं को स्पर्श करे, तो उसका जो केंद्र होगा उसको अपन बहिष्केंद्र बोलेंगे। पर इस तरीके से अपन तीन वृत्त बना सकते हैं, तीन बहिर्वृत्त बना सकते हैं, तो बहिष्केंद्र भी तीन होंगे। जैसे अगर मैंने एक भुजा ये ली तो एक ये बहिष्केंद्र बन जाएगा, बहिर्वृत्त बन जाएगा, उसका बहिष्केंद्र I1 हो जाएगा। अगर मैं दूसरी साइड B लूँ तो बची हुई दोनों साइडें मुझे एक्सटेंड करनी पड़ेंगी, और इन तीनों साइडों को स्पर्श करने वाला मैं वृत्त बनाऊंगा, वो बहिर्वृत्त हो जाएगा, और इसका जो केंद्र है वो बहिष्केंद्र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं तीसरी साइड लूँ और बची हुई दोनों साइडों को मैं एक्सटेंड करूँ तो इन तीनों साइडों को स्पर्श करने वाला बहिर्वृत्त हो जाएगा, और इनका जो केंद्र है वो बहिष्केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा है। इसके अलावा ये जो अनुपात है ये थोड़े से देख लेना। तीन बहिष्केंद्र है तो तीनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट याद करना आसान है, इसके जो बहिष्केंद्र के जो कोऑर्डिनेट है वो भी अंतः केंद्र के जैसे ही है। बस जब अपन ए वाली साइड को लेंगे त्रिभुज की को और बी और सी को एक्सटेंड करेंगे तो ए नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ए नेगेटिव आ गया यहाँ पे भी ए नेगेटिव आ जाएगा, नीचे भी ए नेगेटिव आ जाएगा। और जब अपन बी वाली साइड लेंगे और ए और सी को एक्सटेंड करेंगे तब बी नेगेटिव आ जाएगा और ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, और इसी तरीके से तीसरा। ठीक है, परिभाषा याद रखनी है, और इनसे रिलेटेड जो रिजल्ट हैं जैसे एक तो अनुपात के हो गए, एक कोऑर्डिनेट के हो गए, ये भी याद रह जाएं तो अच्छा है। ठीक है, एक चीज़ और देखें इसमें कि जैसे I1 है तो ये I1 मतलब प्रथम बहिष्केंद्र, इसको बोलेंगे अपन शीर्ष ए के सापेक्ष। शीर्ष ए के सापेक्ष है तो कोण ए का अर्धक मतलब कोण ए को आधा करने वाली लाइन, और कोण बी और सी के बाह्य अर्धक मतलब बी एंगल अंदर का ये है अंत्य वाला और बाह्य ये है, तो इस कोण को आधा करने वाली लाइन। इसी तरीके से कोण सी का भी बाह्य अर्धक, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो होगा शीर्ष ए के सापेक्ष बहिष्केंद्र। ठीक है, अगली डेफिनेशन है परिकेंद्र की, ये और भी आसान है। परिकेंद्र का मतलब है कि कोई त्रिभुज है तुम्हारे पास में ए बी सी, तो शीर्ष ए बी और सी तीनों से जाने वाला एक वृत्त बनाओ, और उस वृत्त का जो केंद्र है उस केंद्र को बोलेंगे अपन परिकेंद्र। ठीक है, तो तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त, इस वृत्त को बोलते हैं अपन परिवृत्त, और परिवृत्त का जो केंद्र होगा वो होगा परिकेंद्र। ठीक है, इसके अलावा दूसरी परिभाषा भी है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब भुजाओं के लंब अर्धक क्या होते हैं, देखो दोनों डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन से अपन को एक ही पॉइंट मिलेगा। जैसे ये कोई त्रिभुज है तो ये त्रिभुज की एक भुजा, इस भुजा के लंब अर्धक का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जो इस पर लंब भी हो और इसको दो बराबर भागों में बांट दे, मतलब इसको जो आधा कर दे। ठीक है, तो इस पे एक तो ये हो जाएगा
इसका लंब अर्धक, एक भुजा ये है, इसका लंब अर्धक ये हो जाएगा, एक भुजा ये है, इसका लंब अर्धक ये हो जाएगा, और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको अपन क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। देखो कई बार जब सिंपल सवाल बनता है तो सवाल बस इतना सा पूछ लेगा कि भुजाओं के लंब अर्धक को क्या कहते हैं, कि भुजाओं का लंब अर्धक कहलाता है, भुजाओं का लंब अर्धक कहलाता है। अब इसमें सभी लिख देगा वो तो, कि केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, बहिष्केंद्र। अब परिभाषा अगर याद होगी तभी तो अपन कर पाएंगे कि लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र होता है, ठीक है। कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतःकेंद्र होता है, ये अपन तभी तो कर पाएंगे। परिकेंद्र में OA, जैसे परिकेंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है O, तो OA, OB और OC बराबर होंगे। देखो सीधी सी बात है, जैसे जो परिकेंद्र बनता है उस परिकेंद्र पर AB होगा, BB होगा और C भी होगा। अपन ABC तीनों से जाने वाला ही तो वृत्त बना रहे हैं, तो और O क्या है उसका सेंटर, तो सेंटर से लेकर के और रेडियस तक, सेंटर से लेकर के और सर्कमफ्रेंस तक की जो लंबाई होती है वो होती है रेडियस। तो OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, तो ये तीनों बराबर होंगी। ये याद करने वाला काम है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। एक लंब केंद्र है, लंब केंद्र नाम से स्पष्ट है, ठीक है, कि सम्मुख शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर जो अपन लंब डालते हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु। अब अपन सिर्फ लंब डाल रहे हैं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ कतई भी ज़रूरी नहीं है कि वो लंब जहाँ पर भी जाएगा वो भुजा को दो समान समान भागों में बांटेगा। बांटे तो बांटे, नहीं बांटे तो नहीं भी बांटे, ठीक है। शीर्ष से सामने वाली भुजाओं पे लंब डालें और उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो लंब केंद्र हो जाएगा, ठीक है। और ये है उसका कोऑर्डिनेट। अब ये जो परिभाषा पढ़ी उस हिसाब से अपन समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में क्या कह सकते हैं, देखें इसको। जैसे एक समकोण त्रिभुज है A, B और C, अपन को जानना है इसका परिकेंद्र, ठीक है। अब ABC के अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो अपन सूत्र लगाएं, ठीक है, पर उतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। परिकेंद्र बनाने के लिए परिकेंद्र निकालने के लिए अपन पहले बनाते हैं परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है, तीनों शीर्षों से जाने वाला, तीनों शीर्षों से गुजरने वाला वृत्त। तो ये अपन ने एक वृत्त बनाया जो तीनों शीर्षों से जाता है। अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि इस वृत्त का केंद्र कहाँ पर है, और परिवृत्त का जो केंद्र होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। अब एक चीज़ देखें अपन, जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल का कोई व्यास है, ये क्या है इसका व्यास। तो सर्कल के व्यास के दोनों सिरों को अपन पूरे वृत्त के किसी भी बिंदु पर मिलाएं, वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अगर मैं इसी व्यास के दोनों सिरों को यहाँ पर मिलाऊं तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अगर इसी चीज़ को उल्टे तरीके से देखें कि कोई लाइन है, व्यास नहीं सिर्फ कोई लाइन है, इस लाइन के दोनों सिरों को अपन वृत्त पर मिला रहे हैं और वृत्त पर मिलाने पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इससे अपन को क्या पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये क्या होनी चाहिए, व्यास होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इस हिसाब से कोई लाइन है AB जिसके दोनों सिरों को अपन सर्कल पर मिला रहे हैं और वहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब तो ये है कि AB क्या होना चाहिए, सर्कल का व्यास होना चाहिए। अगर AB व्यास है तो AB का जो मध्य बिंदु होगा वहाँ पर क्या होगा, परिकेंद्र। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका परिकेंद्र कहाँ पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर।
त्रिभुज ABC में AB क्या है? कर्ण, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा समकोण के लिए बोला हुआ है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण शीर्ष पर स्थित होता है। तो इस चीज़ को भी देख सकते हैं अपन आराम से कि जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, अब पहले चीज़ देखें कि लंब केंद्र क्या होता है। तो लंब केंद्र की ये परिभाषा है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, तो ए से डाला गया लंब कौन सा होगा? AC ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो यहीं पे तो बन रहा है। B से सम्मुख भुजा AC पर डाला गया लंब, ये BC होगा, ठीक है। और C से सम्मुख भुजा AB पर डाला गया लंब, ये होगा कोई, इसको CN नाम दे दो। अब ये जो तीनों लंब हैं, A से भुजा BC पर डाला गया लंब AC, B से भुजा AC पर डाला गया लंब BC, और B से भुजा AC पर डाला गया लंब CN, ये तीनों जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु क्या होगा? लंब केंद्र। और ये तीनों बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये चीज़ अपनी स्टेटमेंट में बोली हुई थी। समबाहु त्रिभुज के लिए, अब समकोण त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, अब बोल रहे समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज के लिए केंद्रक, अंत्यकेंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र एक ही बिंदु होता है, ठीक है। सिमेट्री से इसको याद रखना, ठीक है भाई। देखो अगर कोई ऐसा सवाल आए कि त्रिभुज के शीर्ष ये हैं तो लंब केंद्र याद करो। अब एक चीज़ देखो, लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए अपन को सिर्फ तीनों कोऑर्डिनेट का ज्ञात होना ज़रूरी नहीं है। लंब केंद्र पता होने के लिए अपन को तीनों एंगल भी पता होने चाहिए। अब अपन तीनों कोऑर्डिनेट्स के बीच के एंगल निकालें और फिर उस सूत्र को लगाएं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि जो भी त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज हो, क्योंकि इतना बड़ा सवाल एग्ज़ाम में आएगा नहीं कि भाई तुमसे पहले सभी कोऑर्डिनेट से जो मतलब त्रिभुज की जो सभी भुजाएं बन रही है उनके बीच का एंगल निकलवाए, ठीक है। तो हो सकता है कि वो त्रिभुज कैसा हो? समकोण त्रिभुज हो। तो एक बार उनकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों को निकाल के चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। ये कुछ सवाल है, ट्राई करने। और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल भी कम ही पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे सवाल पूछते हैं जिनमें कोई फैक्ट काम कर रहा हो, जिससे सवाल है तो छोटा सा, बस तुमको वो फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ये जो तरीका है कब काम आता है? जब अपन को शीर्षों के निर्देशांक पता हो। A शीर्ष के निर्देशांक x1 y1, B शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 और C शीर्ष के निर्देशांक x3 y3। अगर अपन को तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है। त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु होने पर क्या होगा? जैसे x1 y1 x2 y2 और तीसरा शीर्ष मूल बिंदु, तो x3 y3 की जगह पे 0 रख दो और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें अपन, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3 सूत्र हैं। यहाँ पे A त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसके बराबर है? A के बराबर है, स्मॉल a के बराबर। अगर स्मॉल a दे रखा है तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? √3/4a²। और P क्या है यहाँ पर? त्रिभुज की भुजा पर सम्मुख शीर्ष से लंब। ये देखो तुम्हारे से, ये अपने पास में समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? स्मॉल है, और किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई है P, ठीक है। तो इस त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a²। दूसरा सूत्र है ½ AP। तीसरा सूत्र है p²/√3। ओके, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये बहुत जगह काम आते हैं। इन चीज़ों में कोई ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि 3 बिंदु सररेख होंगे अगर उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, ठीक है। अगर तीनों बिंदु सररेख मतलब एक ही लाइन पर, अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है
तो उनसे निर्मित जो भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव अपरिमेय राशि होती है, इसको भी याद रखना। अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष परवलय पर स्थित हो, परवलय पे के जो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती हैं 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282 और 83 स्क्वायर 283। ठीक है। तो इन अगर कोऑर्डिनेट इस तरीके से दे रखे हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर T1 माइनस T2। इस तरीके से ये कुछ हैं, इनको अगर याद रख लें तो सबसे बढ़िया है। ठीक है। ये वाले दीर्घवृत्त के लिए हैं। ध्रुवीय निर्देशांक अगर शीर्षों के ध्रुवीय निर्देशांक दे रखे हो R1 थीटा 1, R2 थीटा 2, R3 थीटा 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है। अगर त्रिभुजाओं के समीकरण दे रखे हों, ये भी ज़रूरी है। पहली भुजा का जो समीकरण है, भुजा मतलब लाइन ही तो होती है। ठीक है। तो पहली लाइन का इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1। ऐसे अपन को तीनों लाइन की इक्वेशन दे रखे हैं और उन तीनों लाइनों से बनने वाला जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का जो एरिया है वो इस तरीके से दिया जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इनका तो डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट पे अपन डिवाइड देंगे c1 c2 c3 का। अब c1 c2 c3 क्या है? c1 c2 c3 क्रम से इस सारणिक के अवयव c1 c2 तथा c3 के सहखंड है। ठीक है। सहखंड निकालना अपन जानते ही है। सरल रेखाओं, इसको तो चाहो तो रहने दो, निर्देशीय अक्षों से बने। अब देखो जैसे ये है सरल रेखा तथा निर्देशीय अक्षों से बने। अब ये वाला जो चीज़ है ये इससे कर सकते हैं इसको अपन। निर्देशीय अक्ष मतलब x = 0 और y = 0। एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई। a1 b1 c1। अब इसमें a2 = 1 और b2 c2 0 हो जाएंगे। इसमें b2 = 1 नीचे वाली में और a2 c2 0 हो जाएंगे। इस तरीके से अपन इसी में रख के कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसको भी याद रखना कि अगर ABC भुजाओं के मध्य बिंदु DEF हो तो त्रिभुज DEF, चित्र बना के देख लेना एक बार कि DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ठीक है। और 3 और है। आयत के विकर्ण के सिरे अगर दे रखे हों तो आयत का क्षेत्रफल ऐसे होगा। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के इसको तो अपन वैसे ही कर सकते हैं। वर्ग के विकर्ण के सिरे x1 y1 x2 y2 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ये होगा। त्रिभुज की भुजाएं अगर इस रूप में दे रखी हों y = m1x + c1 m2x + c2 तथा x = 0, एक साइड दे रखी है y एक्सिस, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है।